ये इंग्लैंड की सबसे भूती इमारत बोले रेक्टरी की कहानी है जो फिल्म नन के पीछे की प्रेरणा है। नन या कहें कि बालक के कैरेक्टर को प्रसिद्ध रूप से द कंज्यूरिंग मूवी यूनिवर्स में दिखाया गया था। इसकी उत्पत्ति राक्षसी विज्ञान की किताबों में देखने को मिलती है। राक्षस विज्ञान के ग्रंथों में जैसे कि द लेसर डेविल्स ऑफ सोलोमन में वलक को 62वें राक्षस के रूप में बताया गया है और इसका नाम मुख्य रूप से छिपे हुए खजाने का पता लगाने और सांपों के स्थानों का खुलासा करने से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम आज राक्षसी विज्ञान की खोज नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हम इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में एक छोटे से गांव की ओर बढ़ रहे हैं, यह पता लगाने के लिए कि नन मूल रूप से इस रेक्टरी से इंस्पायर है। इसकी खौफनाक कहानी क्या है? बॉली रेक्टरी ने कई जनरेशन के लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया है, चाहे वो आम इंसान हो या फिर वो कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। इस जगह ने हमेशा से सबको अपनी ओर आकर्षित किया है। इसी वजह से लगता है कि इस जगह पर कुछ तो अजीब शक्ति है। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो कुछ इमारतें ऐसी मिलेंगी जिनकी कहानियां उस इमारतों से ज्यादा मशहूर रहती हैं। 1862 में बुल परिवार द्वारा बनाए इस विशेष इमारत के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये इमारत ईसाई धर्म के रेवरेंड और उनके फॉलोअर्स के लिए निवास स्थान के रूप में इस्तेमाल में आता था। इसका मूल उद्देश्य धर्म को बढ़ावा देना और परेशान लोगों को धर्म का मार्ग दिखाना था, जो कि इस इमारत को बाद में प्राप्त होने वाली बुरी घटनाओं से बहुत दूर था। मगर आज इस इमारत को देखकर किसी को लग सकता है कि ये इमारत तो इतनी पुरानी नहीं लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इमारत रहस्यमय तरीके से 2 बार आग लगने से नष्ट हो चुकी है और इसे दोनों बार पुनः बनाया गया है। ये हमेशा से ईसाइयों के लिए एक खास जगह रही है और अपने साथ एक खास काला इतिहास भी लेकर चलती है। मगर एक खास कहानी ऐसी है जो कि यहाँ पर काफी प्रचलित है और शायद इसी के कारण यहाँ पर भूती चीजों का होना आरंभ हुआ था। कहते हैं कि एक नन और मॉन्क को आपस में प्यार हो गया था। उनका ये कृत्य धर्म के विरुद्ध था और माफी के लायक नहीं था और इसीलिए उनको सजा मिलनी निश्चित थी। और सजा मिली। मॉन्क को तो फांसी से लटका कर मार दिया गया, मगर नन को इससे भी खौफनाक मौत दी गई और उसको इसी इमारत की दीवार में चुनवा दिया था। उसकी मौत तड़प तड़प के हुई थी। इसी के बाद इस जगह पर अजीब घटनाओं का आरंभ हुआ। किसी को रात बेरात किसी के चलने की आवाज आती थी तो किसी को अंधेरे में उस नन की आत्मा नजर आती थी। यहाँ पर रहने आए बुल परिवार इन सभी रहस्यमयी घटनाओं से दहशत में थे। क्या दोबारा किए गए निर्माण ने उस जगह पर किसी तरह की ऊर्जा को जगा दिया था जो अभी तक निष्क्रिय थी, या ये हमेशा नए लोगों की प्रतीक्षा में थी? लेकिन नए रेक्टरी के पूरा होने के 1 साल बाद ये बातें ठीक से जड़े जमाने लगी। रेक्टरी का उपयोग अक्सर स्थानीय बच्चों के द्वारा स्कूल के खेलने के लिए किया जाता था। एक दोपहर रेक्टर अपने अध्ययन में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद उनको वहां पर बाहर बच्चों के हंसने और एक दूसरे से बात करने की आवाजें सुनाई दी। वो उन्हें यहाँ से भागना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें पहले अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। मगर अचानक उन बच्चों की तेज आवाजें शांत स्वरों में बदल गई, जिसको सुनकर रेक्टर आश्चर्य में पड़ गया। बच्चे घर के ईस्ट विंग में ड्राइंग रूम में घुस गए थे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और जैसे ही बच्चे अंदर घुसे उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी, जिज्ञासा महसूस हो रही थी। मगर बहादुरी में उन बच्चों ने और अंदर एक अंधेरे कमरे में जाने का निश्चय किया। जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्हें देखने में देने में देर नहीं लगी कि कमरे के एक कोने में रखी अलमारी के पास एक आकृति दिखाई दे रही थी। वार्डरोब के सामने आगे पीछे इस आकृति को देखते हुए सभी बच्चे मौके पर भय से जड़ हो गए थे। आकृति बच्चों के सामने की ओर मुड़ गई और एक ही गति में वे उस ओर बढ़ने लगे जहां वे खड़े थे। जैसे ही वह करीब आई, उसका अंधेरे में डूबा चेहरा अचानक से रोशनी से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि वह एक बुरी औरत है। उसकी आंखें सिकुड़ गई थी और उसका शरीर लगभग कंकाल ही हो गया था। उसने अपने कमजोर शरीर पर एक नन के कपड़े पहने हुए थे। जब उन बच्चों को एहसास हुआ कि उसके पैर नहीं हैं और वे फर्श के ऊपर उड़ रही थी, तब उन बच्चों ने भय से चिल्लाना शुरू किया। रेक्टर दौड़ते हुए ड्राइंग रूम में आया और उसने पाया कि बच्चे डर से चिल्ला रहे थे। उन्होंने रेक्टर को बताया कि उन्होंने क्या देखा था और उन्हें यकीन हो गया था कि वह एक भूत थी। रेक्टर ने बच्चों को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की कि ऐसा कोई भूत नहीं था और उन्हें वहां से भेज दिया, लेकिन फिर भी रेक्टर ने खुद जाकर कमरे की जांच करनी चाहिए। लेकिन कमरा खाली था। दरवाजा खुला छोड़कर वह मुड़ गया और अपने कार्यालय की ओर वापस चलना शुरू कर दिया और तभी उसे पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। कुछ दिन बाद वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे जब उन्होंने 1 दर्जन बच्चों की भयानक चिल्लाहट सुनी, इस बार बाहर के आंगन में। उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर देखा कि वे सभी अलग अलग दिशाओं में इमारत से दूर भाग रहे हैं।
वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया और सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। अंतिम 2 बच्चों को पकड़ने में कामयाब रहा क्योंकि वे भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर, जैसा कि पहले हुआ था, बच्चों ने रेक्टरी के गार्डन में एक नन की आत्मा देखने का दावा किया और फिर इस बार वो उनकी आंखों के सामने गायब हो गई। बार्ली रेक्टरी की नन के इर्द गिर्द जो कहानियां फैली थी वे धुंध की परतों की तरह थी जो कभी दिखाई देती थी कभी नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि वह उसी नन की आत्मा थी जिसको रेक्टरी की दीवारों के भीतर अपनी चुनवा दिया गया था। उस जगह से रेक्टर के जाने के बाद रिवरेंड स्मिथ और उनकी पत्नी मेबेल यहाँ पर रहने आ गए। उनके रहने के कुछ ही समय बाद एक दिन मेबेल ड्राइंग रूम में सफाई कर रही थी। उसने पुरानी अलमारी खोली और उसे वहां जो मिला उससे वह डर गई। अलमारी के पीछे एक मानव खोपड़ी छिपी हुई थी। दंपति ने तुरंत अधिकारियों से संपर्क किया। वे भी ये पहचानने में सक्षम नहीं थे कि खोपड़ी किसकी थी, लेकिन उन्होंने ये पता लगा लिया था कि ये लगभग 100 साल पुरानी थी और प्रतीत होता था कि यह एक युवा महिला की खोपड़ी थी। उस खोपड़ी को वहां से हटाने के बाद ही उन दंपति के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उस घटना ने वहां पर किसी शक्ति को जागृत कर दिया था। दंपति को आधी रात को इमारत के चारों ओर अजीब कदम सुनाई देने लगे थे। खिड़कियों में अजीब रोशनी दिखाई देती थी और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने आंगन में घोड़े गाड़ी को देखने की बात भी कही थी। बहुत हद तक एनफील्ड हॉन्टिंग के मामले की तरह, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। दंपति ने उस मामले में किसी जानकार की मदद हासिल करने की उम्मीद में अखबार द डेली मिरर से संपर्क किया। अक्सर ऐसा होता है कि इन परिस्थितियों में लोग नहीं जानते कि क्या करना है, इसलिए उन्होंने इस उम्मीद में अपनी कहानी को बाहर निकालने की कोशिश की कि कोई मदद करने के लिए आएगा। ये काम कर गया। द मिरर ने हैरी प्राइस को एक रिपोर्ट भेजी। हैरी प्राइस, जो देश के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं में से एक और सोसाइटी फॉर साइकियल रिसर्च के सदस्य थे। इस मामले में हैरी का शोध इतना जबरदस्त था कि मैं इस पर एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। एक रिपोर्टर जो साथ में गया था, उसने उस छोटी सी यात्रा के दौरान कई असाधारण घटनाओं को देखा। उसने बताया कि उसने एक अंधेरी छायादार आकृति को आंगन से गुजरते हुए देखा, लेकिन जब उसने उसका पीछा करने की कोशिश की तो उसे उस व्यक्ति का कोई निशान नहीं मिला। फिर उसने वापस रेक्टरी में जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखने वाला था, ऊपर की एक खिड़की से कांच का एक टुकड़ा गिर गया और वो बाल बाल बचा था। जब हैरी और रिपोर्टर ये पता लगाने की कोशिश करने के लिए ऊपर की ओर दौड़े कि कांच कहां से गिरा था, तो एक और कांच का टुकड़ा रिपोर्टर के सिर के पास से होता हुआ नीचे गिरा। उस रेक्टरी में स्मिथ परिवार के रहने के समय बाद पैरानॉर्मल गतिविधि बढ़ गई थी। स्मिथ केवल 3 साल तक ही रुक पाए और फिर उन्होंने फैसला किया कि वे इसे और संभाल नहीं सकते और चले गए। तो उस इमारत से जुड़ी भूतिया कहानियां बढ़ती चली गईं। ये भूत केवल छोटी उछल कूद से संतुष्ट नहीं था, अपितु उसने ऐसे कई कार्य किए जिससे लोगों का भय बढ़ता ही चला गया। इमारत में हो रही पैरानॉर्मल गतिविधि तब चरम पर पहुंच गई जब लियोनेल और मैरियन फॉयस्टर इस घर में रहने आए। फॉयस्टर्स को नहीं पता था कि उनकी मौजूदगी ने उन काली शक्तियों को और बढ़ा दिया था। उन ताकतों ने मैरियन को ही अपना अधिक शिकार बनाया। उसने ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया, जैसे कि किसी ने उसके कपड़े को खींचा, इमारत में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती थी और चीजें अपने आप इधर से उधर चली जाती थी। कुछ आत्माएं उसका नाम पुकार कर उससे बात करना चाहती थी। कभी कभी किसी प्राचीन लिपि में लिखे गए मैसेज दीवारों पर लिखे रहते थे। लियोनेल, जो कि इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, वो भी इन पर विश्वास करने पर मजबूर था। एक बार उनकी बेटी एक कमरे में बंद हो गई थी, मगर उस दरवाजे की सिटिकनी भी बंद नहीं थी। मैरियन के साथ अधिकतर पैरानॉर्मल घटना होने का कारण लोगों ने ये बताया कि उस इमारत का इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था, क्योंकि मैरियन ने भी अवैध संबंध उस इमारत में काम करने वाले एक कर्मचारी से थे। लोगों ने ये भी कहा कि मैरियन ने ये भूतिया कहानी अपने पाप को छुपाने के लिए गढ़ा था, मगर ऐसा था नहीं, क्योंकि मैरियन के वहां से जाने के बाद भी पैरानॉर्मल घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। लोगों को यकीन हो गया था कि ये इमारत केवल एक भूतिया इमारत भर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पोर्टल थी जो जीवित लोगों और आत्माओं का मिलन करवाती थी। हैरी प्राइस के इस जगह पर आकर रहने और इसकी जांच करने के कारण इस जगह के भूतिया होने की बात को और प्रमाण मिला, क्योंकि वो एक जाने माने आदमी थे जिन्होंने कई जगहों पर भूत प्रेत से जुड़े अंधविश्वासों को खत्म किया था। मगर इस जगह पर आकर हैरी प्राइस को भी लगने लगा था कि ये इमारत सच में शापित थी। हैरी ने अपनी किताब में लिखा है कि उसने इमारत की जांच करते हुए कई बार अचानक से दीवारों पर संदेश प्रकट होते हुए देखा था। उन्हीं संदेशों के चलते उसने उस जगह पर मौजूद एक पुराने कुंबे को खोदा था, जिसमें से उसे एक कंकाल मिला था।
शायद ये उसी नन का कंकाल था, क्योंकि इस जगह पर जितने लोग भी रहे और जिन्होंने इस जगह की जांच की उन सब ने एक नन को देखे जाने की बात जरूर कही। उस नन ने उनको बताया था कि ये इमारत जल्द ही जलकर खाक हो जाएगी और 1 साल बाद लगभग ऐसा ही हुआ था। हैरी की जांच के 1 साल बाद इस इमारत में आग लग गई और ये इमारत पूरी तरह जल चुकी थी। इस इमारत को 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जमींदोज कर दिया गया था, मगर उसके बाद भी इस जगह पर पैरानॉर्मल घटनाएं रुकी नहीं। इसके बाद ही इस कहानी में और उस इमारत के इतिहास में एड और लॉरेन वॉरेन की एंट्री होती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में इस दोनों का कितना नाम है ये मेरे बताने के लिए नहीं है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने इस जगह के इतिहास और को सुनकर यहाँ पर आकर इस जगह की जांच करने का निर्णय लिया। लॉरेन वॉरेन का कहना था कि इस जगह पर आना उनकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के जीवन के लिए एक विशेष अनुभव था, क्योंकि बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां पर जाते ही आप जान जाते हैं कि ये जगह प्रेत बाधित है या फिर शापित है। ये वैसी ही जगह है। यहाँ पर आते ही उन्हें पता लग गया था कि ये जगह हॉन्टेड क्यों कही जाती है। उन दोनों ने अपनी जांच का दायरा रेक्टरी की बजाय चर्च में ही अधिक रखा। उस चर्च में जाते ही लॉरेन को एक नन की आत्मा का वहां पर होने का एहसास हो गया था। उन दोनों ने उस जगह पर कई तरह को अजीब और रहस्यमय घटनाओं को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा था। हालांकि सालों बाद लॉरेन के साथ या चर्च से जुड़ी एक ऐसी घटना होनी थी जिससे नन मूवी इंस्पायर हुई थी। सालों बाद एक दिन लॉरेन अपने घर में बैठी कुछ लिख रही थी जब अचानक से ही उसे अपने कमरे में किसी काली शक्ति के होने का एहसास हुआ। वो पैरानॉर्मल शक्ति बहुत ही ताकतवर थी, मगर लॉरेन ने किसी तरह से उसको अपने घर से निकालने में सफलता हासिल की थी। अब वो काली शक्ति क्या थी? क्या उसी नन की आत्मा थी या कुछ और, ये चर्चा का विषय है। ब्रिटेन की इस सबसे भूतिया इमारत से जुड़ी इन सभी बातों से एक ही बात हमको समझ में आती है कि हमारी इस दुनिया के अलावा भी कोई तो ऐसी अदृश्य दुनिया जरूर है जिसके होने का एहसास हमको कभी ना कभी होता जरूर।